Hello friends, welcome back to my channel Tips and Tricks, and today we will start class 10th chapter 2 Geography Forest and Wildlife Resources। तो आज हम इसको देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, तो आज हम उससे पढ़ेंगे। देखते हैं, चलिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। यहाँ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, हम लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो उससे हमारा इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। यहाँ पर एयर है, वाटर है, सब कुछ है, तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स हो गया ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट क्वालिटी ऑफ लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं। वो हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं, सॉइल को फर्टिलाइज़ करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस इकोसिस्टम में। अब थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया जो है हमारी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है फ्लोरा एंड फौना में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छी स्माइल भी बना रखी है। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है ये इसका, स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा इन इंडिया। जो फौना की स्पीशीज़ है इंडिया में वो है 81,000। अब फौना क्या होता है? फौना होता है एनिमल्स की स्पीशीज़, और जो स्पीशीज़ हमारी फ्लोरा की है इंडिया में वो है 47,000। तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लावर। अब देखिए फ्लोरा फ्लावर थोड़ा सेम लग रहा है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लोरा फ्लावर, फौना एनिमल्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर IUCN। अब IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर ये जो IUCN है ये हमारी सारी स्पीशीज़ की ख्याल रखती है कि हमारे यहाँ पर कितनी नॉर्मल स्पीशीज़ हैं, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़ और एक्सटेंट स्पीशीज़। इन सब का ये ध्यान रखती है कि कौन सी स्पीशीज़ किस वाली उसमें आनी चाहिए कैटेगरी में। ठीक है, अब हम देखते हैं IUCN की ये 6 कैटेगरीज जो हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले नॉर्मल स्पीशीज़। नॉर्मल स्पीशीज़ में क्या है? नॉर्मल स्पीशीज़ वो होती हैं जिनमें कि जो पॉपुलेशन लेवल होता है वो एकदम नॉर्मल होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गए हमारे कैट, डॉग, काऊ, ये सारे के सारे हमारे नॉर्मल स्पीशीज़ में आते हैं, क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं हो रहे, ये सब हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़। नेगेटिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्लाइन। ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाली है, डिक्लाइन होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से। अब ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल है लायंस। लायंस जो होते हैं वो अभी डिक्लाइन होने वाला है धीरे धीरे, अगर हमने इन्हें प्रिजर्व नहीं किया तो। ब्लैक बक, इंडियन राइनो एक्सेट्रा। ओके, अब वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि नियर फ्यूचर में एंडेंजर्ड होने वाली है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ अब मैंने बताया नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से ये डिक्लाइन होने वाली है, ख़त्म होने वाली हैं। तो वल्नरेबल में भी यही है कि ये नियर फ्यूचर में एंडेंजर्ड होने वाली हैं, मतलब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ से थोड़ी सही है वल्नरेबल स्पीशीज़। जैसे ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इनकी जो पॉपुलेशन है इनकी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जिनकी वजह से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ सकते हैं। एग्जांपल एशियाटिक एलिफेंट। जो एलिफेंट एशिया में पाए जाते हैं उन्हें हम एशियाटिक एलिफेंट बोलते हैं। तो ये जो एशियाटिक एलिफेंट्स हैं इनकी जो वो है स्पीशीज़ है वो बहुत जल्दी ख़त्म होती जा रही है। रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ क्या होती है? जिनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पॉपुलेशन में पाई जाती हैं, उन्हें हम रेयर स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे कि ब्राउन बियर। आजकल ब्राउन बियर जो है वो बहुत कम जगहों पे दिखाई देता है, बहुत कम हो गई है उनकी स्पीशीज़। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं। अब स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन में वो क्यों पाई जाती हैं? सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडी टेम्परेचर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। जैसे कि पोलर बियर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ठंडे इलाकों में रह सकता है। पेंगुइन जो होती है वो भी ठंडे इलाकों में रह पाती है, इसीलिए वो कहीं और नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट की वजह से। इसीलिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन में देख सकते हैं। जैसे कि वाइल्ड पिग भी ऐसे इलाकों में पाया जाता है। ओके,
अब हम देखते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ सबको पता है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो हमें अब कहीं नहीं देखने को मिलती। अ वेरी फेमस एग्जांपल डायनासोर्स। डायनासोर सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, डायनासोर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलते आजकल, उनके फॉसिल्स वगैरह ही मिल पाते हैं बस। अब मैंने आपको बताया था कि हम नेगेटिव फैक्टर्स बाद में पढ़ेंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से डिक्लाइन हो रही हैं। तो ये नेगेटिव फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला ह्यूमन यूसेज। ह्यूमन यूसेज क्या होती है? जैसे कि यहाँ पर हमारे कोल, पेट्रोलियम वगैरह, इन्हें हम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, वो होती है ह्यूमन यूसेज। ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं, जिनकी वजह से जो है फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल, जब हमारे देश पे ब्रिटिश रूल हुआ था तब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकाली, बहुत डेवलपमेंट हुआ हमारे इंडिया में, पर वो थोड़ा सा बुरा भी था क्योंकि वहाँ पर ट्रीज़ बहुत कट होने लगे और जो ट्रेन्स बनी थी वगैरह वगैरह, उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा धुआं फैलने लगा, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड जो हम लेते हैं वो भी बहुत सारा, किसी के पास बहुत सारा है, किसी के पास कम है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही था और बुक्सा टाइगर रिजर्व भी ऐसी ही थी। अब यहाँ पर है हमारा कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ये अब हमारा सेकंड पार्ट है। अभी हमने नेगेटिव फैक्टर्स पढ़े थे, तो इसके अंदर क्या होता है? कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन। हमें इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को कंजर्व करना पड़ता है और प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये एक प्रोटेक्शन एक्ट था वाइल्ड लाइफ के लिए, जो कि 1972 में चलाया गया था। ओके, फिर 1973 में भी इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट चलता रहा, जो कि हैबिटेट्स के लिए हुआ था, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटेट्स को बचा कर रखें, बचा पाएँ, उनका हैबिटेट बचा रहे। 1980 में क्या हुआ था? एक वाइल्ड लाइफ एक्ट हुआ था ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज के लिए, क्योंकि वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गई थी, जिनकी वजह से उनके लिए भी एक वाइल्ड लाइफ एक्ट हमें बनाना पड़ा था, गवर्नमेंट को बनाना पड़ा था। ऐसे ही थर्ड एक्ट एक और हुआ था 1991 में, एक्ट टू प्रोटेक्ट प्लांट स्पीशीज़। प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था, जो कि 1991 में इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, अब ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट 3 टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड और अनक्लास्ड हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं, अनक्लासिफाइड बोल लें या अनक्लास्ड बोल लें, बात एक ही होती है। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट में हमारे 1/2 से ज़्यादा, मोर देन 1/2 जो टोटल फॉरेस्ट हैं हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में, वो सारे रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ है और जो सारे प्लांट, फ्लोरा, फौना की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हमें इन्हें रिजर्व फॉरेस्ट में रखना पड़ेगा। अब हम एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जिनमें कि हमारा 1/3 जो फॉरेस्ट एरिया है वो इसमें कवर होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो वो होता है जिन्हें हमें डिप्लीशन से बचा के रखना है, जो हम नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। अनक्लासिफाइड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में नहीं आते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड जो इन दोनों से बच जाते हैं, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आ जाते हैं। जैसे कि अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स आर दीज। जो दूसरे फॉरेस्ट होते हैं या फिर कोई वेस्ट लैंड्स बच जाते हैं जिन पे फॉरेस्ट हो जाते हैं, उन्हें हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये सब गवर्नमेंट भी होते हैं, कुछ अनक्लास्ड फॉरेस्ट, कुछ प्राइवेट अनक्लास्ड फॉरेस्ट भी होते हैं, और कुछ कम्युनिटीज़ के खुद के अनक्लास्ड फॉरेस्ट भी होते हैं। जैसे कि राजस्थान में एक कम्युनिटी है जो कि सारे इन सब चीज़ों को खुद करती है, अपनी कम्युनिटी उन्होंने बना रखी है, जिससे कि वो अपने प्लान को खुद देखती है। वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कम्युनिटी करती है अपना। ऐसे ही अभी आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसमें हमें कम्युनिटी जो है अकेली कंजर्व करती है वो बताया हमें। जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसमें क्या हुआ था, जो पीपल थे वो माइनिंग के लिए लड़े थे। जो माइनिंग थी वो लगातार होती जा रही थी, जिसकी वजह से जो है फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हुआ था ये सब, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर।
ऐसे ही एक और मूवमेंट चलाई गई थी कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवमेंट है, जिसके अंदर ये मूवमेंट जो हुई थी ये प्लांट और ट्रीज़ को बचाने के लिए हुई थी। इसके अंदर जो लोग थे उन्होंने सारे के सारे पेड़ के चारों तरफ खड़े हो गए। जैसे कि ये पेड़ है, यहाँ पर लोग खड़े हो गए थे, कितनी अच्छी ड्राइंग है ना। यहाँ पर सारे लोग ऐसे खड़े हो गए थे चारों तरफ कि कोई फॉरेस्ट को काट ना पाए। ऐसे ये चीज़ हिमालय में हुई थी। अब तिहरी प्रोजेक्ट, सब लास्ट चाहिए, तिहरी प्रोजेक्ट अगेंस्ट केमिकल फर्टिलाइज़र टू प्रोटेक्ट सॉइल। ये हुआ था केमिकल फर्टिलाइज़र्स के थ्रू, जिसमें कि ये प्रोटेक्ट कर पाएँ अपनी सॉइल को, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स अच्छी चीज़ भी होती है और कुछ कुछ बुरी चीज़ भी होती है। इससे हमारी जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो सारी उग तो अच्छी जाती हैं, पर उनमें कुछ केमिकल्स लगे रहते हैं जो हमारी सॉइल के लिए अच्छे नहीं होते। हमारी सॉइल इससे ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो ख़राब होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल भी कुछ उगाने लायक नहीं रहती। तो ये तिहरी प्रोजेक्ट में यही हुआ था कि उस टाइम पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।